हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। और ये आपने पॉलिनोमियल्स 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट इस बार जो पॉलिनोमियल का पोर्शन आपके सिलेबस में है ये बहुत ही सिंपल है। ये 9th क्लास से भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार जब सारे कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन इसके बड़े ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट वीडियो अब देखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हालांकि ये बात आपने पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिकलेक्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट या ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो सामने आपके लिखी हुई है ये थोड़ी सी ऐसा लगता है पता नहीं जाने क्या लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आप देखिए ये फर्स्ट टर्म है ए नॉट या ए जीरो, इसको अगर आप कहें तो इसमें एक्स की टर्म नहीं है। यानी ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है ए जीरो और एक्स टू द पावर जीरो, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा मान लीजिए एक्स टू द पावर जीरो इज 1। फिर लिखा है ए वन एक्स, ये हो गया ए वन एक्स, फिर ए टू एक्स स्क्वायर, सो ए टू एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि इसकी जो डिग्री है इसकी डिग्री एन है, ये हमने ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी हम डिग्री की बात करते हैं क्या होती है। फिलहाल ये एक पॉलिनोमियल है, अभी पहले ये समझ लें लिखा हुआ क्या है। तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, और इसमें क्या है, इसके साथ कंडीशन क्या है कि इसमें ये ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये जो ए एन यहां पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। ए एन की वैल्यू जीरो हो गई इंटू एक्स टू द पावर एन, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक्स टू द पावर एन वाली टर्म ही इस एक्सप्रेशन में से खत्म हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ए एन की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक बार ए एन की तो ये बात हो गई कि ए एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, बाकी और क्या वैल्यू हो सकती हैं। तो ये जितने भी ए लिखे हुए हैं, ए जीरो ए वन ए टू, ये क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं। इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। रियल नंबर आप जानते हैं, तो इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है ठीक, और ये जो एक्स की पावर है, जैसे यहाँ एक्स का एक्सपोनेंट क्या है जीरो, यहाँ वन, ये टू, ऐसे अप टू एन तक हम जाएंगे। तो इसमें ये जो एक्स की पावर्स हैं ये क्या होंगी, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है कि जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट ये सारी वैल्यू हो सकती है। बोले इनफाइनाइट तो नहीं रखेंगे ना, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है ना, इनफाइनाइट तो एक नोशन है। ठीक है, तो ये वैल्यू यानी जीरो से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। 1 2 3 4 ये सब जितने भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इसमें इंक्लूडिंग जीरो, ये भी आप इसमें एक्स की पावर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हमने लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, होल नंबर। कि एक्स की पावर क्या हो सकती है, ये होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, तो अब इसको इतना हमने अभी इसमें समझा। क्या समझा कि ये एक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन। पहली बात, इसमें ए एन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इसकी डिग्री एन है। ठीक है, अभी डिग्री के बारे में से बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप याद कर लीजिए कि इसमें ए एन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसकी डिग्री एन है। और इसमें जितने भी ए लिखे हुए हैं ये क्या हो सकते हैं, ये रियल नंबर हो सकते हैं। और जो एक्स की पावर हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो होल नंबर हो सकती है। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकते। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। A polynomial is an algebraic expression consisting of variables। इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो वेरिएबल्स होते हैं इसमें। तो अभी अपने वाले एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल कहाँ है, इसमें ये जो x लिखा हुआ है ना, ये x वेरिएबल है। ठीक है, ये x टू द पावर जीरो, x टू द पावर वन, x टू द पावर टू, तो इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है, x y z कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा, इसमें कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये कोएफिशिएंट क्या है, जो भी ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू मैंने आपको क्या बताया कि ये a0 a1 a2
A3 अप टू AN, ये सब क्या होंगे, ये होल नंबर्स होंगे। तो ये सब क्या है, ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं। तीसरी चीज में नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि ये क्या होंगे, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो यानी अगर इसको ऐसा कहें कि इसमें क्या क्या होगा, एक तो वेरिएबल होंगे, ये बात हमने पढ़ ली। ठीक, वेरिएबल है, और क्या है इसमें कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स क्या है, वो रियल नंबर्स है, वो कोई भी रियल नंबर्स है। और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वो क्या है, वो होल नंबर्स है। बस इतना सा याद रखना, वो होल नंबर्स है। ठीक है, तो अब आप देखिए वेरिएबल के बारे में, इसके की कंपोनेंट क्या है। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग अननोन वैल्यूज एक्स वाई जेड। कोएफिशिएंट, ये जो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 3x² लिखा हुआ है तो इसमें जो 3 है ये इसका कोएफिशिएंट है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है, जैसे हमने लिखा अगर x², तो x² एक्सपोनेंट तो आप समझते हैं, तो ये 2 है, ये इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अलावा ये कुछ और है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। टर्म्स, अच्छा इसमें टर्म्स कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो हम टर्म किसको बोलते हैं, इसमें से टर्म बोलते हैं जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड है। जैसे ये 3x² है, ये एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, और ये 2x जो है ये सेकंड टर्म हो गई, 5 जो है ये थर्ड टर्म हो गई। ठीक है, यानी प्लस माइनस से जो सेपरेटेड है उनको हम बोलते हैं टर्म्स। डिग्री, डिग्री क्या होती है, अब हम डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। तो यहां पर आप देखिए इस इक्वेशन में ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आपके सामने 3x² माइनस 2x प्लस 5, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये आपको हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है, इसकी 2 है। तो 2 अगर है तो इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, इसकी डिग्री हो गई 2। तो अगर मान लीजिए मैं एक और पॉलिनोमियल में यहां पर लिखूं 4x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये लिख दिया, तो इसकी डिग्री क्या होगी, आप देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री यहां पर हो गई, डिग्री जो हुई इसकी वो हुई 3। ठीक है, अब अपने जो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा था एक बार उस पर आ जाते हैं। आप देखिए यहां पर क्या है, हमने बोला कि यहाँ ये जो ये वाला ये जो लिखा हुआ था, तो इसमें आप देखिए x की पावर यहाँ इंक्रीज होती जा रही है, एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x टू द पावर 0, फिर x टू द पावर 1, फिर 2 अप टू n। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, n है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो n होगी। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री n है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी डिग्री n है। ठीक, तो इसकी डिग्री n हो गई, लेकिन ये डिग्री n कब होगी, जब इसमें x टू द पावर n वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है इसमें x टू द पावर n की टर्म एग्जिस्ट तो करनी चाहिए ना। तो अगर ये an की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसलिए हमने बोला कि ये an की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तभी इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, n होगी। ठीक है, अगर ये an की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पॉलिनोमियल तो रहेगा लेकिन इसकी डिग्री n नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने काफी बोल दिया इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आगे ये हो गया हमारा, डिग्री की बात हो गई हमारी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि अगर एक ही टर्म है पॉलिनोमियल में, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 5x²। ठीक है, हमने शुरू में क्या लिखा था, a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x², ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए कि अगर इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें से एक टर्म ले ली, जैसे ये 5x² लिखा हुआ है, इसी तरह 5x² किस तरह की टर्म है, जैसे ये a2x² लिखा हुआ है, a2 की वैल्यू 5 है। ठीक, तो बाकी ये शुरू वाला सब नहीं है, सिर्फ ये एक ही टर्म है, तो हम इसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल में अगर एक ही टर्म है, टर्म मैंने बता दिया आपको, टर्म किसे बोलते हैं, जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है। ठीक है, जैसे अगर ये जो ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ये 4x² माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें से अगर ये सिर्फ इतना होता 4x3, तो ये क्या होता, ये मोनोमियल होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आसान सी बात है। फिर बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होंगे, तो इसी की अगर हम बात करें
तो इसमें अगर ये दो टर्म होती सिर्फ, यानी 4x³ माइनस 5x², तो ये बाइनोमियल हो जाता। फिर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होगा, इसमें 3 टर्म होंगी, तो इसमें एक टर्म और इंक्रीज कर दो, तो ये जो 2x तक का जो हो गया, ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल बोलते हैं। फिर आगे जो है वो पॉलिनोमियल है, अब 3 से ज्यादा हो जाएंगी तो फिर वो पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म, अरेंजिंग टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर ऑफ देयर एक्सपोनेंट। सर जनरली हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है 4x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस, अगर मान लीजिए इसके आगे जैसे हमने वहां लिखा हुआ था 3, तो हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट के ऑर्डर में इसको लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला, हाईएस्ट डिग्री नहीं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला, फिर उसकी डिग्री, उसको एक्सपोनेंट को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि एक ये जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, यही जो मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये वाला, इसी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म है इसकी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो ये इतना हो गया कि पॉलिनोमियल, हमने पूरा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया कि इसके कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, डिग्री क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, होल नंबर हो सकती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनमें डिग्री 1 होती है। ठीक है, जैसे डिग्री 1 कैसे होगी, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है px = ax + b। अब इसमें ये a और b क्या है, ये कोई भी रियल नंबर्स है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसके कोई भी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी मैंने 2x + 3, ये रख दी। ठीक है, इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, a की 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पहली वाली टर्म, ये जो है ax, ये खत्म हो जाएगी। ये अगर यहां से एलिमिनेट हो जाएगी टर्म, तो फिर इसमें x रहेगा ही नहीं, तो फिर डिग्री क्या बोलेंगे इसकी, जैसे डिग्री 1 नहीं हो पाएगी ना इसकी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि यहां पर मतलब इसकी डिग्री 1 नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए डिग्री 1 होने के लिए ये जो x की पावर 1 वाला है टर्म, इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया जैसे 2x + 3, तो ये क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब ये a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए -1/2 होती, ये भी चल जाएगी क्योंकि रियल नंबर है ना, तो -1/2 - 3 ये लिख लीजिए, ये भी होगी। ठीक है, ये भी एक मोनोमियल है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्या होगा, इसकी डिग्री 2 होगी। जैसे ये आपके सामने लिखा है ax² + bx + c, तो अब इसमें क्या होगा, a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये भी कुछ भी हो सकता है। ये हो गया 2x² - 3/2x + 5, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब इसकी क्या होगी, इसकी डिग्री 3 होगी। तो यहां पर हो गया ax³ + bx² + cx + d, a b c d की कुछ भी वैल्यू रख लो, बस a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि ये इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, डिग्री 3 होने के लिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट आता है बाइक्वाड्रेटिक। तो बाइक्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिनमें जो डिग्री होती है वो 4 होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक x⁴ की टर्म एग्जिस्ट करती है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a b c d e की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, कोई भी रियल नंबर। ठीक, तो ये जो है आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतनी तरह के ये पॉलिनोमियल हो गए। ठीक, इससे ज्यादा भी डिग्री हो सकती है, लेकिन बस ये आपके सिलेबस में तो अब ये भी नहीं रहा क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, पहले तो ये था। चलिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x² - 3x + 5, इसकी वैल्यू हमें किसी गिवन पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। गिवन पॉइंट का क्या मतलब है कि आप अगर इस पॉलिनोमियल को देखें तो इसमें वेरिएबल क्या है, x। तो अगर मैंने x की वैल्यू, x तो वेरिएबल है ना, x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 पर कहा कि आप इसमें मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं p2, यानी जहां पर x था, ठीक है, इसमें ये जो एक्सप्रेशन था, इसमें जहां x था वहां 2 रख दिया, तो लेफ्ट साइड में भी रख दिया p2 और राइट साइड में भी रख दो। तो राइट साइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2² - 3 × 2 + 5। ठीक है, इसको वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, ये हो गया 2 × 4 - 6 + 5, और ये वैल्यू आ गई 8 - 6 + 5। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7। ये 7 आ गई वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमें इसकी वैल्यू x = -1 पे बताइए,
तो ठीक है, LHS में भी ये लेफ्ट साइड जो थी इसमें भी x की वैल्यू -1 रख दीजिए और राइट साइड में भी रख दीजिए, तो ये राइट साइड में इसकी वैल्यू -1 रख दी। ठीक है, आपको सॉल्व करना समझ में आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है कि वेरिएबल की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल की जगह वो उसकी वैल्यू रख दीजिए जो जो पॉइंट की वैल्यू है। ठीक है, आ जाएगा। फिर आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं? ठीक है, तो अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ये px इज इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है, मान लीजिए ये इस तरह का पॉलिनोमियल लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 2 लिख दिया, चलिए इसको। ठीक है, ठीक है, मैंने ये ऐसे रैंडमली लिख दिया है। ठीक, तो अब मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें आप x की वैल्यू अल्फा पुट करें, तो जब x की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे हम? p अल्फा। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट होकर 0 आ जाती है तो ये जो अल्फा है ना, ये इसका एक 0 हो गया। ठीक है, तो अल्फा इसका एक 0 हो गया, यानी जिस भी वेरिएबल की जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अच्छा, एक तो चीज होती है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक चीज होती है जीरो पॉलिनोमियल। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में फर्क है। जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा कि मान लीजिए मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा, मान लीजिए लिखा मैंने px इज इक्वल टू ax² प्लस px प्लस c, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। यानी क्या होना चाहिए, यहाँ ये a की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, b की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और c की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो जब ये सारी सब 0 होंगे तो उसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। और ये बात आपको याद रखनी है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक, तो एक बात हो गई जीरो पॉलिनोमियल जब सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे। दूसरा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की जिस वैल्यू पर, x मतलब मैं वेरिएबल को x मान रहा हूं, कोई और भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल है उसकी जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कैलकुलेट होकर आ जाएगी उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वैल्यू डिपेंड करता है पॉलिनोमियल कैसा है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ये वैल्यू 2 होंगी, यानी जिसकी डिग्री 2 होगी तो फिर ये 2 वैल्यू आ रही होंगी, जीरोज उसके 2 आ रहे होंगे। अगर डिग्री 3 होगी तो उसके जीरोज 3 आ रहे होंगे, अगर डिग्री 1 होगी तो फिर उसका 0 1 आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। नाउ रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हम सिर्फ पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हम ऐसा लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा है। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक क्यों है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। आपको दिखाई दे रहा है x यहाँ वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2 और डिग्री 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसके जीरोस कितने होंगे, यानी कितनी वैल्यू ऐसी होंगी x की जिन पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो होंगी 2 वैल्यू। तो हमने उन्हें कह दिया कि वो सपोज वो 2 वैल्यू अल्फा एंड बीटा है। तो हम क्या लिख रहे हैं अभी, हम इसमें जो ये जीरोज हैं, यानी जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा, ये तो दोनों क्या है, इसके जीरोज हैं, ये तो जीरोज हैं इसके। ठीक है, जीरोज। और कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है a b एंड c, ये कोएफिशिएंट है। तो हम a b c और अल्फा बीटा में रिलेशन लिख रहे हैं। ठीक है, हम ये लिखना चाहते हैं कि अल्फा बीटा और a b c में क्या रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी ये सम ऑफ जीरोज क्या होता है, जीरोज हमारे क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो हमने इनको ले लिया अल्फा प्लस बीटा, सम ये हो गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस, पहले तो एक माइनस साइन लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। तो पहले आप क्या करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनमें
पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई और फॉर्म दे रखी है तो पहले उसे ऐसी फॉर्म में लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर उसमें से देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जब आप लिख रहे हैं तो माइनस साइन तो हमने लिख ही दिया। अब आगे क्या लिखना है, न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट देखिए, एक्स का कोएफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख लीजिए बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये हो गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो आपको इसमें कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई दे रही है, सी, तो ये वैल्यू हो गई सी। और हम लिख क्या रहे हैं, प्रोडक्ट लिख रहे हैं दोनों का, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए ही है, वो लिख दिया ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस न्यूमरेटर को थोड़ा सा याद रखना है, डिनोमिनेटर तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, तो दोनों का ए ही है। ठीक है, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा याद रख लेंगे तो ये काम हो जाएगा, बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आपको पता होना चाहिए कि बी क्या है और ए क्या है। ठीक हो गया, ठीक। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये अगर इसके पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ये रिलेशन हो गया। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा क्या थे, अल्फा बीटा जीरोस थे, और ये एबीसी क्या है, ये कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये रिलेशन हो गया जीरोस के और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो एक रिलेशन कैसा है, जो सम की फॉर्म में है, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक, तो ये हो गए हमारे रिलेशन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको जीरोस गिवन होंगे। ठीक है, चलो पहले यहां से समझिए कि ये तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी फॉर्म में लिखेंगे। उससे आपको ए बी सी पता चल जाएंगे। फिर आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, जो क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल तो मैं खाली आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें पॉलिनोमियल गिवन होगा और रिलेशन आपको जीरोस का कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, या वेरीफाई करना होगा। एक तरह के क्वेश्चन क्या होंगे जिनमें आपको जीरोस गिवन होंगे, यानी ये अल्फा बीटा आपको गिवन होंगे, और वो पूछेंगे पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है वो बताओ क्या है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा इसका, देखिए अगर ये पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है, तो ये पी एक्स की वैल्यू शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये एक्स माइनस बीटा लिखा हुआ है, दोबारा लिख देता हूं, एक्स माइनस बीटा ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके आगे मैंने लिखा हुआ है के। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये अल्फा बीटा जो है ना, जिस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, या वो एक्सप्रेशन क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बस इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू जो आपको गिवन होंगी वो यहां रख देंगे। और ये के क्या है, के एक रियल नंबर है। ठीक है, के एक रियल नंबर है। ठीक, तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी तो आप उसमें के की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, तो ये डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। ठीक, तो उनमें से एक क्या होगा, जब के की वैल्यू 1 होगी, तो आप चाहें तो के की वैल्यू 1 कंसिडर करते हुए भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल ये एक्सप्रेशन समझ लीजिए कि अगर अल्फा बीटा जो है वो जीरोस हैं, तो जो पॉलिनोमियल है वो होगा के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस ब्रैकेट खोल के लिख दो, यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी, ये पी है ये। ठीक है, ये एस और पी क्या है, एस तो है सम ऑफ जीरोस एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो बस इसको अल्फा प्लस बीटा को हमने एस लिख दिया और अल्फा बीटा को पी लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि अगर हमारे पास जीरोस होंगे तब हम पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। ठीक बात है। ठीक, तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और तब फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप देखना।
ठीक है, तो आपको ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से काफी सारा पोर्शन तो आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी। ठीक, तो बस अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।